हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। अगर मैं ये कहना चाहूँगा, ये टॉपिक जो है किसी स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि हमें स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे करनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए जिसको फॉलो हमें करना चाहिए। एंड एज अ बिगनर के लिए तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड एक्सपीरियंस प्लेयर भी यहाँ से देख सकते हैं जो काफी टाइम से शेयर मार्केट में है लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं इस वीडियो पे कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को शायद मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले मैंने 6 दिन पहले लगभग एक वीडियो बनाया था म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स। तो इस वीडियो में मैंने बात करी थी कि हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए स्टॉक मार्केट में या स्टॉक्स के डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है, क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है, दोनों के मैंने उस वीडियो में बताए थे। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्टॉक्स की, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की, हमें डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए एंड क्या क्या पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हैं, और एज अ बिगनर हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए। ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। एंड अगेन मैं एक चीज के लिए फिर से माफी मांगना चाहूंगा कि इस वीडियो की प्रेजेंटेशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली है, तो आप मेरे वर्डिंग्स पे जरूर ध्यान दें। अगर आप मेरे वर्डिंग्स पे पूरा ध्यान देंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप आगे ये गलतियां नहीं करेंगे एंड आप अच्छे से कंपनी पिक करना भी सीख जाएंगे कि हमें एज अ बिगनर या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस इन द सेंस मैं कह रहा हूं कि जो काफी 4-5 साल से हैं लेकिन इन्वेस्टिंग करते हैं लेकिन फिर भी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, फंस जाते हैं, ऐसा कुछ। तो इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको एक रास्ता मिलेगा, एक माइंडसेट मिलेगा कि किस तरह से हमें डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी वीडियो लाऊंगा, पर आज के दिन मैं स्टॉक मार्केट की वीडियो लाया क्योंकि बाजार का माहौल भी बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, बहुत ही मार्केट जो है नीचे जा रहा है। तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड एक वीडियो बना देता हूं एंड इस वाले वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। इस वीडियो को भी मैं पूरी तरह से रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। मैंने इसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि किसके लिए क्या बेस्ट रहेगा और किसमें ज्यादा रिटर्न्स बन सकते हैं। इस चीज की भी बात मैंने इस वीडियो में करी है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको आई बटन पे, ऊपर आई बटन में राइट साइड कॉर्नर में ऊपर कार्ड्स में यानी कि दे दूंगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, यानी कि आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग अगर करनी है तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में हमेशा रखने चाहिए। और एज अ बिगनर के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं, काफी टाइम वेस्ट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, सॉरी फॉर दैट। तो हमारा जो स्टेप 1 है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 1, वो है हमारा क्रिएट इमरजेंसी फंड फॉर द 6 मंथ फॉर योर एक्सपेंसेस। एंड दूसरा मैंने एक और लाइन लिखी है, क्रिएट इमरजेंसी फंड फॉर 6 मंथ। ओ सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो इसको प्लीज आप इग्नोर कीजिएगा, फॉर फुल सैलरी। तो इसका मतलब ये, अगर आप बिगनर हैं या आप थोड़े एक्सपीरियंस हैं, कभी कभी आपको ये लगता होगा कि इस ऐसी वोलाटाइल मार्केट में अगर हमारे पास पैसा होता तो हम इन्वेस्ट कर देते, या ये है हमारे पास इस पर पैसा नहीं है, हम तो फुली इन्वेस्टेड है, हम क्या करें, हमें तो लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारा एक्सपेंसेस। हमें शेयर मार्केट हो या वैसे भी ये रूल तो हर जगह लागू होता है, पर मैं शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियो बना रहा तो मैं इसी की बात करूंगा। तो मार्केट में हमारे पास ना कम से कम 6 महीने का जो हमारे महीने के खर्चे होते हैं ना, वो आपके पास होने चाहिए। एंड अगर आप 6 महीने की पूरी सैलरी कहीं सेफ जगह पे बैंक सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं तो और भी ज्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां ऊपर वाले पॉइंट में तो मैंने सिर्फ खर्चों की बात करी। अगर आप पूरी सैलरी 6 महीने की अपने अकाउंट में रख सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इससे आपको एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी। क्योंकि मान लीजिए आपने आज के दिन 1 लाख रुपए लगाया 5 साल के लिए, लेकिन मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो गई कि और आपकी जॉब चलेगी या कुछ भी हो गया, सिनेरियो बन गया
और आपने बहुत ही अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है, लेकिन वो मार्केट में गिरावट के कारण 1 लाख का वो हो गया 80,000 70,000। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में आपकी जॉब चली जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, उस सिचुएशन में आपको अच्छा अपना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर बेचना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपेंस के पैसे होंगे या फुल सैलरी हो तो और भी अच्छी चीज है, तो आपको ऐसे पैनिक सिचुएशन में अपने स्टॉक को बेचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही होगी ये चीज कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट अच्छे फंडामेंटल शेयर की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, वो हमेशा राइट टू लेफ्ट हमेशा ऊपर ही जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो 3-4 साल तक आपको 0 रिटर्न दे, लेकिन अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो आपको 5 साल के होराइजन में वो अच्छा ही रिटर्न देगी। हालांकि कई एक्सेप्शंस होते हैं, पर 100 में से 5, 10, 15 हो सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं हो सकता। तो 5 साल में आप मान के चलिए कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल ही जाएंगे। तो कुछ भी बुरे हालात, बुरी कंडीशन आपके पास आ जाए तो उसके कारण आपको अपना स्टॉक बेचना ना पड़े, इसके लिए बहुत जरूरी है आपका इमरजेंसी फंड। तो ये है हमारा स्टेप 1, इमरजेंसी फंड। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि लोग मार्केट में आते क्यों हैं। आप प्रॉफिट कमाने आए हैं या वेल्थ जनरेट करने आए हैं, आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड इकट्ठा करना है, आपको क्या करना है। तो कई बार मेरे से लोग ये भी पूछते हैं कि हमें प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए, या कितने सालों के लिए हमें स्टॉक को खरीदना चाहिए, या कितने सालों के लिए हमें म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब ना कोई और व्यक्ति आपके लिए नहीं दे सकता। ये चीज सिर्फ आपको ही पता है कि आप किस गोल के लिए उस पैसे का अमाउंट, कुछ चीज के लिए आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या गोल्स हैं आपके। वो गोल घर खरीदने का है, या आपकी बेटी की शादी का है, या बेटे की शादी का है, बेटे की एजुकेशन का है, या बेटी की एजुकेशन का है। तो ये चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। आपको पता है ट्रेडिंग भी एक बुरी चीज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग करनी चाहिए, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेडिंग में लोग लॉस क्यों खाते हैं। क्योंकि उनका ना टारगेट वो सेट नहीं करते। उनका ये रहता है कि मुझे जितना ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, लॉस मैं लूंगा नहीं। आपको लॉस को बुक करना भी आना चाहिए, और साथ ही साथ प्रॉफिट में भी अगर आपने एक टारगेट मान लीजिए बना दिया कि मैं 20% पे निकल जाऊंगा, तो 20% मतलब 20%। आपका ये नहीं होना चाहिए यार अब 25 हो गया, चल अभी थोड़ी देर और होल्ड करता है। लोग ऐसे करते हैं और वो फंस जाते हैं। आपको एक टारगेट हमेशा बांध के चलना है कि मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, मैं 20% लूंगा, मैं फिर निकल जाऊंगा, चाहे उसके बाद वो 1000% भाग जाए, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका लक्ष्य ही 20% था। अब लोग क्या करते हैं, उनका टारगेट है मान लो 1000 उनको कमाना है, उन्होंने 1 लाख लगाया, उनका टारगेट है कि मैं 10 लाख कमाऊंगा, मैं फिर निकल जाऊंगा। लेकिन जब वो 10 लाख के पास पहुंचते हैं तो वो टारगेट को और बड़ा कर देते हैं, 20 लाख, फिर वो 20 से 40 कर देते हैं। तो इस तरह से आपको अपने टारगेट्स को बढ़ाना नहीं है। आपको टारगेट, देखिए अगर आप टारगेट बढ़ाते रहेंगे तो वो कभी पूरा ही नहीं होगा। तो आपको हमेशा अपने गोल्स को डिफाइन करना है कि मेरा 5 लाख का लक्ष्य, जैसे ही मेरा ये 1 लाख का 5 लाख हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं आपको अपने गोल्स पे ध्यान रखना है हमेशा। सबसे आपके गोल्स किसी को नहीं पता। अगर आप किसी और से पूछेंगे कि मुझे कब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मुझे कब ये करना चाहिए, कब ये, कोई नहीं बता सकता आपका गोल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दूसरी बात, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसमें से कब निकलना है ये भी आपको पता होगा। क्योंकि अगर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है तो वो सालों साल करती रहेगी। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए, उसका बिजनेस खराब हो गया, तो आपको निकलना पड़ेगा। वो कॉल आपको खुद लेनी पड़ेगी, ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टॉक इन्वेस्टिंग का, सबसे पहले आपको मैनेजमेंट को देखना है। यानी कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका मैनेजमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा टफ होता है। इसको मैं आगे अगली स्लाइड में बताने वाला हूं कि इसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस तरह से आपको आसानी हो सकती है इस चीज का हल निकालने के लिए। तो मैं किसी भी कंपनी में जाने से पहले उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, उसका सब कुछ है, लेकिन जो व्यक्ति उस बिजनेस को चला रहा है वो गधा है या उसको बिजनेस चलाना ही नहीं आता, तो वो आपके अच्छे बिजनेस को भी डुबाएगा। और आपका बिजनेस डूबेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आपने शेयर्स लिए होंगे उनकी वैल्यू भी घटने ही वाली है। तो मैनेजमेंट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। लेकिन एज अ बिगिनर ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
एज अ बिगनर हम मैनेजमेंट को कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में सच बताऊं तो मैनेजमेंट को पढ़ना बहुत ही ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है मैनेजमेंट को पढ़ना। तो इसके लिए एक हैक मैं आपको बता सकता हूं, बता रहा हूं, ये बहुत ही आसान हैक है। सबसे बड़ा हैक है बिग प्रमोटर ग्रुप्स, यानी कि जो कंपनियां बहुत सालों से चली आ रही हैं, जैसे कि आप टाटा जानते हैं, रिलायंस जानते हैं, अडानी ग्रुप जानते हैं, बिरला ग्रुप जानते हैं, जेएसडब्ल्यू, लार्सन एंड टूब्रो, बजाज ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, इन सारे ग्रुप्स के साथ सबसे बड़ी बात पॉजिटिव ये है कि ये ग्रुप जो है सालों साल से हमारी इंडिया में, विदेशों में, हर जगह धंधा करे जा रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई कंपनी आई है और उसके बंदे को आपको जाना है। इन ग्रुप की कंपनीज के साथ एज अ बिगनर अगर आप हैं, एज अ बिगनर भी हैं, अगर आप 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप इन ग्रुप्स की हाँ, यही ग्रुप नहीं है, और भी कई सारे ग्रुप्स हैं। मैंने रेफरेंस के लिए आपको ये 5-7-8 ग्रुप्स यहां पे दिखाए हैं। तो इन ग्रुप्स की कंपनीज के साथ आप जा सकते हैं, इन ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इनमें भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि टाटा ग्रुप की सारी कंपनी अच्छी हैं, या बिरला ग्रुप की सारी कंपनी अच्छी हैं, या रिलायंस ग्रुप की सारी कंपनियां अच्छी हैं, या लार्सन एंड टूब्रो की सारी कंपनियां अच्छी हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपको पर्टिकुलर हर कंपनी के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपका एक पॉइंट यहां पे बच जाएगा बड़े ग्रुप के साथ, कि मैनेजमेंट का जो एनालिसिस है वो आपका इन ग्रुप्स के साथ बच जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप्स इतने पुराने हैं। अगर इनकी कोई कंपनी जो है बहुत ही बुरी व्यवस्था में, अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही, फिर भी ये प्रमोटर्स ऐसा नहीं है कि फ्रॉड करेंगे या कुछ, क्योंकि इनकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा है। ये अपनी एक कंपनी के चक्कर में बाकी कंपनियों के बिजनेस को लात नहीं मारेंगे, उनका नाम खराब नहीं करेंगे। तो इन ग्रुप्स के साथ ये एक सबसे बड़ी सेफ्टी होती है कि आप बड़े ग्रुप्स की कंपनी के साथ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस जो है वो करना नहीं पड़ेगा। आप एक बार पढ़ेंगे उनके बारे में और आप उनकी ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इतना पता रहेगा कि ये कंपनियां कभी फ्रॉड नहीं करने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको सेक्टर्स भी पता होने चाहिए कि कौन से सेक्टर में हमें पैसा बनाना चाहिए, क्योंकि कई सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो नॉन सिक्लिकल टाइप के होते हैं, कई सेक्टर होते हैं सिक्लिकल टाइप के। अब मैं नॉन सिक्लिकल एंड सिक्लिकल का, सॉरी मैं स्लाइड बनाना भूल गया, लेकिन मैं आपको जस्ट थोड़ा सा समझा देता हूं, ब्रीफ दे देता हूं थोड़ा सा। सिक्लिकल सेक्टर्स का मतलब यह होता है कि जब किसी भी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही होती है तो उन शेयरों में बहुत ही जबरदस्त बुल रन आता है, और जब देश की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब कर रही होती है तो इन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पिटाई होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर जब जब अगर आप अगर चार्ट पैटर्न भी खोल के देखेंगे तो जब जब इंडिया की जीडीपी बहुत ही अच्छा करती है, बहुत अच्छा करने लगती है, जैसे अभी आप देख लीजिए ऑटो स्टॉक्स किस रफ्तार से भाग रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखाई देता हूं यहां पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां पे हम टाटा मोटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो टाटा मोटर का एग्जांपल अगर आप देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो देखिए कितना ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। जब जब इकोनॉमी में दिक्कत आती है तो इन स्टॉक्स में बहुत ही ज्यादा पिटाई होती है, क्योंकि ये एक सिक्लिकल नेचर के स्टॉक्स होते हैं कि जब जब देश की इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी, जब जब ये बहुत अच्छा करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैं डाबर का शेयर खोल देता हूं। अब डाबर का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए और टाटा मोटर्स का देखिए, दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखिए, ये भी 1999 से लिस्ट है, ये भी 1999 से लिस्ट है, लेकिन टाटा मोटर्स इतना वॉलेटाइल है जबकि डाबर इतना वॉलेटाइल नहीं है, क्योंकि ये सिक्लिकल स्टॉक में नहीं आता, ये एक एफएमसीजी स्टॉक्स है। अगर आपके मान लीजिए आपको घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप गाड़ी चलाना बेशक बंद कर सकते हैं, लेकिन आप खाना खाना, टूथब्रश करना, ये सब चीजें आप बंद नहीं करने वाले हैं। तो इस चीज को आप समझिए कि सेक्टर्स की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा सेक्टर इकोनॉमी के साथ ही ड्राइव होता है और कौन सा सेक्टर ऐसा है कि हाँ इकोनॉमी जब डाउन होगी, ऑब्वियस सी बात है कि एफएमसीजी कंपनी भी डाउन होंगी, लेकिन अगर आप ऑटोमोबाइल देखेंगे तो वो ऊपर से 50% डाउन हो जाएंगे, लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स 10%, 15% डाउन होंगे, तो वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी देंगे, आपको सेफ्टी भी देंगे एंड आपका रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म। हाँ, लेकिन बात सारी वो है कि जब बुल रन आएगा तो एफएमसीजी स्टॉक्स कम परफॉर्म करेंगे और ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत तेजी से परफॉर्म करेगा। तो आपको इन चीजों की भी समझ होनी चाहिए कि कौन सा सेक्टर बहुत ज्यादा सिक्लिकल होता है और कौन सा सेक्टर कम नॉन सिक्लिकल होता है। जैसे आप मेटल सेक्टर में देख ले, मेटल सेक्टर का भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। जैसे आप टाटा स्टील देखेंगे,
टाटा स्टील का शेयर देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए। देखिए इन स्टॉक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको बॉटम फिशिंग करना आनी चाहिए। आप यानी मतलब एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अब इनका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है या अब इनका अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो इनमें ना, इन स्टॉक्स में टाइमिंग बहुत जरूरी है। और यही चीज अगर आप पिडीलाइट के शेयर में देख लीजिए, पिडीलाइट का अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, आप कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट करते हैं ना पिछले 5-10 सालों में, तो आपका पैसा बनता ही बनता। लेकिन यही चीज आप टाटा मोटर्स को लेके नहीं बोल सकते। आप 2013 देखिए, 2014 से बेशक ये ऊपर है, लेकिन आप इसकी वॉलेटिलिटी को संभाल सकते हैं? नहीं। वॉलेटाइल देखिए, यहां पे ये सीधा 56% क्रैश हो गया, यहां पे सीधा सीधा 60% क्रैश हो गया, और यहां पे सीधा सीधा यहां पे भी लगभग 38% क्रैश हो गया। लेकिन आप पिडीलाइट को देखिए, कहीं पे आप क्रैश दिख रहा है? कहीं क्रैश आपको दिखेगा भी नहीं, और दिखेगा भी तो छोटे मोटे क्रैशेस दिखेंगे, उसके बाद कंपनी बाउंस बैक भी बहुत तेजी से कर लेती है। तो इस तरह से आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर जो है सिक्लिकल है और कौन सा सेक्टर नॉन सिक्लिकल है। तो इस चीज की भी नॉलेज आपको रखनी है। आपको नॉन सिक्लिकल सेक्टर्स के साथ प्रेफरेंस उनको पहले देनी है एज अ बिगिनर, और ऐसे इन्वेस्टर भी जो 3-4 साल से जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, ओनली यूट्यूब टेलीग्राम देख के ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो आपको खुद स्टडी करना सीखना पड़ेगा कि सिक्लिकल सेक्टर कौन सा है एंड नॉन सिक्लिकल सेक्टर कौन सा है। इन चीजों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि नॉन सिक्लिकल सेक्टर में आप कहीं पे भी आराम से ले सकते हैं। हालांकि वैल्यूएशन भी एक चीज होती है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी ले लें और कहीं पे भी पैसा बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, नॉन सिक्लिकल सेक्टर से ये फिर भी काफी अच्छे डिसेंट सेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फंडामेंटल्स। तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ने आने चाहिए। यहां पे मैंने 5 चीजें लिखी हैं, हालांकि इतनी ही चीजें नहीं होती हैं, ये सिर्फ एक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है 50% या उससे अबव होनी चाहिए। एफआईआईज एंड डीआईज की भी अच्छी होल्डिंग होनी चाहिए। लो पब्लिक होल्डिंग का मतलब, सॉरी मैं थोड़ा ठीक से लिखना भूल गया यहां पे। लो पब्लिक होल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक होल्डिंग कम ही होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। लो पब्लिक होल्डिंग का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए जहां पे ऑब्वियस सी बात है, जहां पे प्रमोटर कम है और एफआईआईज भी नहीं है, प्रमोटर ज्यादा है और एफआईआईज है ही नहीं, ओनली प्रमोटर्स एंड पब्लिक है, तो वहां पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अगर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिखाई देता हूं आपको, टीसीएस का एग्जांपल देखिए। टीसीएस का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 72% है और पब्लिक के पास 4% है। मैंने लो पब्लिक होल्डिंग को यहां मेंशन इसीलिए किया है क्योंकि पब्लिक के पास ना सबसे कम इंफॉर्मेशन होती है। अब टीसीएस जैसे स्टॉक में आप देखिए, प्रमोटर 71% लेके बैठे हैं, एफआईआईज 12% है, डीआईएस 10% है, एंड पब्लिक देखिए 2017 से डेटा देखिए, पब्लिक 4 का 4 ही है, एफआईआईज 16 के 12 है, डीआईएस 5 के 10 है। यानी कि प्रमोटर, एफआईआईज एंड डीआईएस जिनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, जिनको कंपनी की हर चीज पता होती है, ये कौन कॉल भी लेते हैं, हर चीज करते हैं, मैनेजमेंट से बात भी करते हैं, इनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड होती है। और प्रमोटर्स के पास तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी ही होगी। आप देख सकते हैं कि ये अपने शेयर्स पब्लिक को देना ही नहीं चाहते। तो इसका मतलब डायरेक्ट आप ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि आप सीधा गूगल पे लिखें कि लो पब्लिक होल्डिंग कंपनीज, नहीं तो आप फंस सकते हैं। आपको ये चीज भी देखनी है कि प्रमोटर्स कितने हैं उसमें, एफआईआईज कितने हैं, डीआईएस कितने हैं, हर चीज आपको देखनी है। कई बार ऐसा होता है कि एफआईआईज एंड डीआईएस 0% है एंड प्रमोटर 75% है और यहाँ पे ये है, तो वो भी बहुत ज्यादा रिस्की शेयर होल्डिंग पैटर्न बन जाता है क्योंकि वहां पे एफआईआईज एंड डीआईएस है ही नहीं। एफआईआईज डीआईएस का ना होना भी जरूरी नहीं है कि हो ही तो ही अच्छे हैं और ना हो ही तो ही अच्छे हैं। हालांकि ये सब एक्सेप्शन चीजें हैं, लेकिन हाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंपनी के प्रॉफिट भी देखना है। यहाँ पे भी स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी फॉर दैट अगेन। यहाँ पे आपको कंपनी का प्रॉफिट भी देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, मैं आपको टीसीएस का एग्जाम्पल फिर से एक बार दिखा देता हूं। टीसीएस का एग्जांपल आप देख ही सकते हैं। देखिए 2013 से डेटा 14,000, 19,000, 20,000, 24,000, 26,000, 25,000, 31,000, 32,000, 38,000 करते करते 46। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स क्यों नहीं बढ़ेंगे? इनके स्टॉक्स बढ़ेंगे। और इनका चार्ट पैटर्न भी आप देखिए। चार्ट पैटर्न में आपको दिखाता हूं टीसीएस का, मैं 5 साल का देख लीजिए, मैक्सिमम देख लीजिए, कितने शानदार चार्ट पैटर्न है। यहीं पे अगर मैं टाटा स्टील लिखता हूं एक बार, टाटा स्टील, आप टाटा स्टील का आप प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, माइनस में कंपनी, प्लस में कंपनी, सॉरी
प्लस में कंपनी, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर यहां पे आके माइनस आ गई। तो इसी वजह से जो है ना इसका स्टॉक ऐसा डिंग डोंग करता है, क्योंकि प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंट नहीं है। कभी माइनस हो जाता है, कभी प्लस हो जाता है, कभी माइनस हो जाता है, कभी प्लस होता है। कभी 17,000 का प्रॉफिट सीधा 9,000 पे, फिर 9,000 का प्रॉफिट सीधा 1,000 पे, फिर 8,000 का प्रॉफिट सीधा 41,000 पे, फिर 41,000 का प्रॉफिट फिर सीधा 8,000 पे। तो इसी वजह से इन कंपनीज का चार्ट पैटर्न ऐसा होता है, सिक्लिकल टाइप का। तो आप चार्ट पैटर्न से भी ना एक स्टॉक के बारे में जान सकते हैं कि वो सिक्लिकल है या नॉन सिक्लिकल है। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे अपने आप ही आ जाएंगी। उसके बाद आपको कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस देखने। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनको अपने बैंक अकाउंट में अलग से रखना पड़ता है बुरे वक्त के लिए। तो आप टीसीएस का एग्जांपल यहां पे दिख लेते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो रिजर्व देखिए 38,000, 70,000, 83,000, 90,000, 1,00,000 करोड़ के तो रिजर्व पड़े हैं। यानी कि कंपनी का एक्स्ट्रा पैसा, इस पैसे को वो यूज भी नहीं करते हैं कहीं पे। ये पैसा होता है कंपनी के बुरे वक्त के लिए। तो देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व भी कितने तगड़े स्ट्रांग रिजर्व है। और रिजर्व कंपनी के तब आएंगे, कब बढ़ेंगे, जब उसका प्रॉफिट होगा। क्योंकि प्रॉफिट में से ही कंपनी एक्ट में ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि प्रॉफिट में से ही कंपनी को थोड़ा सा पैसा निकाल के रिजर्व में रखना पड़ता है। तो कंपनी का रिजर्व भी तभी बढ़ता है जब उनका प्रॉफिट ग्रो होता है। अब यही चीज आप टाटा स्टील में भी एक बार देख लेते हैं। अब टाटा स्टील का रिजर्व देखिए, टाटा स्टील के रिजर्व भी अच्छे हैं, लेकिन यहां पे देखिए 1,13,000 से फिर 1,00,000, फिर 90,000, क्योंकि यहां पे कंपनी का प्रॉफिट माइनस में गया है। तो इस वजह से उनको रिजर्व में से पैसा निकालना पड़ रहा है, क्योंकि उनके कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी बात, यहां पे कर्जा भी देखिए, साथ के साथ कर्जा भी 99,000 करोड़ का है। और जबकि मैं यहां पे कर्जा दिखा देता हूं, कर्जा भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हालांकि मैं उसको लिखना थोड़ा मिस कर गया हूं। कर्जा आप देख सकते हैं 1,00,000 करोड़ के रिजर्व के आगे ओनली 9,000 करोड़ का कर्जा, तो कुछ भी नहीं है यहां पे टीसीएस के लिए। तो उसके बाद कैश, कंपनी पे कैश होना भी बहुत जरूरी है। कैश भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो नेट कैश फ्लो भी देख सकते हैं 1893 का, जो कि अच्छी चीज है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बहुत जरूरी है। तो ये 4-5 चीजें भी आप देख सकते हैं। हालांकि यही चीजें नहीं है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैंने आपको एकदम बेसिक चीजें बताई हैं जो आप आसानी से किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके आपको ये चीजें आराम से मिल जाएंगी देखने के लिए। उसके बाद आपको बड़ा सोचना है, एंड ये नहीं कि आपके पास अभी 5 लाख है, मैंने शेयर ढूंढा सीधा 5 लाख उसमें ठोक दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है करना है। आपको स्टार्ट करना है एकदम छोटी छोटी क्वांटिटी से। आपको लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि 5 लाख लिया, मैंने यूट्यूब की वीडियो खोली या ये वीडियो देखी, थोड़ा सा एनालिसिस किया, ये जो 4-5 पॉइंट इस वीडियो में बताए हैं और फटाफट कर। नहीं, आपको छोटी छोटी क्वांटिटी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। यही एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है। पहले वो मार्केट को समझने की कोशिश करता है, स्टॉक को समझने की कोशिश करता है, पूरा एनालिसिस करता है। उसके बाद आप बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करेंगे, वो तो एक बार में पैसा लगा देंगे, लेकिन उनका एनालिसिस पीरियड बहुत लंबा होता है। वो एक एक कंपनी को कई कई सालों तक पढ़ते रहते हैं, तब जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको ये चीज पता नहीं होगी कि वॉरेन बफे 2001-2 में भी उनको लोग बोला जाता था कि एप्पल में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन वॉरेन बफे ने जब उनको वो कंपनी समझ में आई तो तब जाके उन्होंने 2016-17 में एप्पल के शेयर्स बाय किए थे। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एप्पल को वो कितने सालों से स्टडी कर रहे थे, लेकिन 2017 में जाकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो कई लोग उनको बेवकूफ भी बोल सकते हैं और कई लोग उनको स्मार्ट भी बोलेंगे। जिनको नॉलेज है वो उनको स्मार्ट बोलेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है पोर्टफोलियो में, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए मार्केट में कदम रखा, आपको जैसे मैंने ये सेक्टर्स यहाँ पे बताए थे, आपने यहाँ से 2-3 सेक्टर ढूंढे कि एफएमसीजी सिक्लिकल नहीं होता और अपना बैंक भी सिक्लिकल नहीं होते, इनमें मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। अगर आप सिर्फ 2-3 स्टॉक्स में या 4-5 स्टॉक्स में पैसा लगा देंगे तो आप बुरी तरह से फंसने वाले हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है बहुत जरूरी है। आपको आई थिंक ऐसा कोई फाइनेंस में रूल नहीं है कि आपके पास 10 ही स्टॉक होने चाहिए या 15 स्टॉक होने चाहिए या 25 होने चाहिए, 50 होने चाहिए या 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कोई इसकी डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी हुई है। लेकिन मुझे यह लगता है आपके पास आई थिंक 8 से 10 स्टॉक्स होने चाहिए, और अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। आई थिंक
मेन मेरा फोकस कहने का ये है कि आप जितने स्टॉक्स को डेली पढ़ सकते हैं, जिनके बारे में आप अपडेट रख सकते हैं, हफ्ते, 10 महीने, 1 महीने में कितने स्टॉक्स को आप पढ़ सकते हैं, आपको इनिशियल स्टेज में उतने ही स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि मैं 10 स्टॉक के बारे में छोटी मोटी अपडेट्स पढ़ता रह सकता हूं महीने में, तो आप 10 ही स्टॉक्स रखिए। और ऐसा भी नहीं कि आपको एफएमसीजी की 10 कंपनियां पसंद है तो आपने 10 की 10 एफएमसीजी कंपनियां उठा ली, तो वो डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको हर सेक्टर से लगभग 1-1, 2-2 कंपनी उठानी है। जैसे बैंक से 1-2 उठा ली, आईटी से 1-2 उठा ली, आपने केमिकल से 1-2 उठा ली, एफएमसीजी से 1-2 उठा ली, इलेक्ट्रॉनिक्स से आइटम से 1-2। तो आपको ऐसे ऐसे करके पूरा स्टॉक का एक बास्केट बनाना है, अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग उससे, तो तब जाके उसको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करोगे, मान लीजिए आपने आईटी लिया और आपने ऐसे टाइम पे लिया जब डाउन था, आपका स्टॉक भाग गया, आपकी तो होगी बल्ले बल्ले। लेकिन जब वो गिरेगा या फिर आपकी टाइमिंग गलत होती है, आपने हाई पे ले लिया होता, तो आपका सारा पैसा फंस जाता। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शेयर मार्केट की जर्नी में। उसके बाद जब आपने पोर्टफोलियो बना लिया, हर चीज कर ली, उसके बाद आपको उसको मॉनिटर करना भी आना चाहिए। अगर आपने ऐसा सोचा कि मैंने कोई शेयर लिया, मैं तो इसको 10 साल नहीं बेचूंगा, 20 साल नहीं बेचूंगा, उससे कुछ होना जाना नहीं है। आपको कंपनी को हर 3 महीने में जो है कंपनी अपने रिजल्ट पोस्ट करती है, अपडेट्स देती रहती है, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक में लगाया, अब तो मैं 10 साल तक इसको देखूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इसको बेचूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। कई बार ऐसा होता है कि हमने जब किसी कंपनी को पढ़ा होता है तो उसके फंडामेंटल्स, उसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा होता है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, तो आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर आया, कंपनी का बिजनेस खराब हुआ भी नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटर इतना बड़ा आ गया कि आने वाले टाइम पे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे दिक्कत आ सकती है और वो शायद उनसे कंपीट ना भी कर पाए। तो ऐसे टाइम पे भी आपको कंपनी से एक्सिट करना पड़ेगा, आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा। तो रीबैलेंसिंग एंड मॉनिटरिंग भी पोर्टफोलियो की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए कि मैंने एक स्टॉक स्टडी कर लिया, अब तो मैं जिंदगी भर होल्ड करके बैठा रहूंगा। नहीं, आपको उसको हर 3 महीने में उसके नंबर्स को, उसके प्रॉफिट्स को, अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि उसका प्रॉफिट कम क्यों हुआ है, और अगर कम हुआ है तो क्या उसी कंपनी का हुआ है या उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उनका भी हुआ है। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर भी आपकी पैनी नजर, तीखी नजर होनी चाहिए। आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, एंड आलस तो बिल्कुल नहीं करना है कि हर 3 महीने में कौन नंबर पड़ता फिरेगा। ये अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में हमेशा लॉस ही खाओगे। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स की हम बात कर लेते हैं कि लोग जो है कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं कंपनी को एनालिसिस कर उनको पढ़ते वक्त या स्टॉक चुनते वक्त, तो या फिर अच्छा स्टॉक चुनने के बाद भी क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको किसी भी कंपनी के, जैसे मैं अभी क्वार्टरली नंबर्स की बात कर रहा था, आपको किसी भी कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स को देखकर तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं कि उस कंपनी के नंबर खराब आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के एक बार नंबर खराब आए और अपने बेच के निकल गए, नहीं, आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी। आपको हमेशा कंपनी का एवरेज परफॉर्मेंस देखना है। आई थिंक एवरेज परफॉर्मेंस आप 4 से 5 साल का देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में कंपनी ने क्या किया है। आपकी कंपनी जो है पिछले 5 साल से किस प्रकार का प्रॉफिट कर रही है। अगर आपकी कंपनी लगातार खराब पे खराब परफॉर्मेंस 1-2 साल तक कर रही है, तब आपको उसमें से निकलना है। अगर आपकी कंपनी पिछले 5 साल से शानदार प्रदर्शन कर रही थी एंड 6वें साल में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि उस सेक्टर में थोड़ा डाउनफॉल चल रहा हो, थोड़ी मंदी चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से उनके प्रॉफिट्स जो है कम हुए हों। तो आपको यह भी देखना है कि आपके जो कंपनी के रिजल्ट जो हैं, आपको कोशिश करनी है एक तो ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर ज्यादा आपको, हाँ कई कंपनीज के नंबर एक्सेप्शन होते हैं जहां पे हमें क्वार्टरली नंबर्स भी देखने चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ईयर ऑन ईयर नंबर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो भी 1 साल के नहीं, लगभग 5 साल का एवरेज आपको देखना चाहिए। एवरेज परफॉर्मेंस कंपनी का देखना चाहिए, ये नहीं कि 1 या 2 बार के देखे और सीधा उसको निकाल दिया अपने पोर्टफोलियो से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि कई बार स्लो डाउन की वजह से भी जो है कंपनी के डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम बैक ही नहीं करेगा कभी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। आपको हमेशा एवरेज नंबर कंपनी के देखने हैं। उसके बाद कुछ और कॉमन मिस्टेक्स भी लोग करते हैं, वो
मार्केट को ना टाइम करने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी तो ना मार्केट गिर रही है, अभी नहीं, अभी तो मैं वेट करूंगा, अभी 25,000 की मार्केट 20,000 पे आएगी, मैं तब लूंगा। और जब मार्केट जो है ना 20,000 पे आ जाएगी तो वो लोग बोलेंगे अब 17,000 पे आएगी, मैं 17,000 पे लूंगा। फिर जब मार्केट 17 पे भी आ जाएगी ना तब भी वो बोलेंगे नहीं अब मैं 10,000 पे लूंगा। और होता क्या है ना, वो 17,000 की मार्केट ना सीधा 35,000 पे चली जाती है और आप मुंह ताकते रह जाते हैं कि अब ये क्या हुआ। फिर क्या होता है, वो लोग लेते हैं टॉप लेवल पे, फिर वो 35,000 की मार्केट फिर से आ जाएगी 30,000 पे, फिर वो लॉस में बैठ के रोते रहेंगे और मार्केट को गालियां देते रहेंगे कि मार्केट में पैसा बनता नहीं है, ये तो सब फ्रॉड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अपनी कंपनी के ऊपर मेन ध्यान देना है कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, उसका प्रॉफिट अगर कम हुआ है तो क्यों हुआ है, शेयर प्राइस गिरा है तो क्यों गिरा है, आपको ये चीजें पता करनी है। आपको मार्केट को टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है कि मार्केट अभी 25,000 की है, मैं अभी बाय नहीं करूंगा, अभी बहुत महंगा है। हालांकि ये भी हो सकता है कि आपकी जो निफ्टी 50 है वो 25,000 पे चल रहा है, लेकिन जो आपका स्टॉक है वो काफी अंडर वैल्यूड है, वो अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट, आप निफ्टी को अपने स्टॉक से कंपैरिजन बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप सोचेंगे मेरी निफ्टी 25,000 की है, मेरा स्टॉक तो 3,000 पे, मेरा स्टॉक भी 2,000 पे आना चाहिए और निफ्टी 20,000 पे आना चाहिए, मैं तब लूंगा, तो कोई फायदा नहीं है, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। उसके बाद लैक ऑफ रिसर्च, आपको रिसर्च करना है प्रॉपर। किसी भी स्टॉक में जाने से पहले आपको पूरी तरह से रिसर्च करना है कि उस कंपनी में क्या चल रहा है, उसके फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, हर चीज आपको करनी है। एंड ओवर ट्रेडिंग, अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूं सबसे बड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे लग रहा है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब आपको बहुत ज्यादा बाय सेल नहीं करना है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया, आपका वो जब 70,000 हो जाएगा ना, 1 लाख का 70,000 तो आप ना उसको होल्ड करेंगे जबरदस्ती से कि यार 70,000 हो गया, मैं लॉस में तो नहीं बेचूंगा। ये आमतौर जनरली ये सब लोग ऐसा ही करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसा ही करते हैं, पर जनरली लोग यही करते हैं। उनका 1 लाख का प्रॉफिट 70,000 पे हो गया ना, उन्होंने अच्छे से रिसर्च किया कंपनी में, बहुत कॉन्फिडेंस है उनका, 1 लाख लगाया सीधा 70,000 हो गया, वो बेच के निकल जाएंगे। आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं करें। और उससे भी मुश्किल बात, अगर आपका 1 लाख सीधा 2 लाख पे पहुंच गया और मान लीजिए 2 लाख पे आ गया मार्केट क्रैश, 2 लाख पे जैसे आप देखेंगे आज के दिन मार्केट गिरी, वो 90,000 पे आया, प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं मैं, 90,000 से वो 80 पे आया, तो आप ना वेट नहीं करोगे, सीधा उसको बेच के निकल जाओगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने कंपनी पे आपको ट्रस्ट है, आपने अच्छे से एनालिसिस किया है, तो आपको उसको लंबे टाइम तक होल्ड करना है। जरा सा प्रॉफिट कम होते ही आपको उसको बेच के निकल नहीं जाना है कि यार अब तो 1 लाख का 60,000 हो गया, 50,000 हो गया, 40,000 हो गया, नहीं। लॉस में तो हर कोई होल्ड कर लेता है, लेकिन आपका जब प्रॉफिट कम हो जाता है ना, उसमें अगर आप होल्ड कर रहे हैं ना, तो आप असली शेयर मार्केट में बादशाह बनने वाले हैं और मोटा पैसा कमाने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड कुछ आपको अगर इस वीडियो में इंप्रूवमेंट चाहिए या इससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आपको लगी हो, कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। एंड मैं ट्राई करूंगा कुछ दिनों बाद म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी सेम ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। एंड मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड, इस वीडियो को जाकर भी एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड आज की वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो वीडियो में बस यही सब था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले अच्छे से। तो थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।